नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी रानी है। पिछले वीडियो में हमने पंच परमेश्वर कहानी का चौथा भाग का आधा पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। वह बोली, बेटा खुदा से डरो। खाला जान जुम्मन का जो आक्षेप था, यानी जो दिखावा का गुस्सा था, उसको समझ गई और बोली, बेटा कम से कम खुदा से तो डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना ही किसी के दुश्मन। यह पंक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप अपनी पुस्तक में भी रेखांकित कर सकते हैं कि पंच ना ही किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। यह अक्सर परीक्षा में ऐसे करके आता है कि इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। कैसी बात कहते हो और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो, जो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उसी को सरपंच बदती हूँ। खाला जान ने जुम्मन शेख का जो सबसे करीबी दोस्त था, बचपन का दोस्त अलगू चौधरी, उसे सरपंच बना दिया, क्योंकि वो जानती थी कि दोस्त ही अक्सर सही निर्णय ले सकता है। और उन्होंने अलगू चौधरी को पंच बद दिया, यानी कि पंच बना दिया। यहाँ एक पंक्ति है, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। पंच जब किसी को हम बनाते हैं या फिर जब किसी को न्याय करने के लिए उपस्थित करते हैं या न्याय की कुर्सी पर बैठाते हैं, तो उस वक्त वह सिर्फ और सिर्फ न्याय को देखता है। उसके सामने ना कोई दोस्त, ना कोई दुश्मन, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सगे संबंधी, कुछ नहीं होता। वह सिर्फ अपना निर्णय देखता है और निष्पक्ष निर्णय देता है। उसके सामने कोई रिश्ते, कोई नाते, कुछ नहीं आते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। जुम्मन शेख तो मन ही मन इतने खुश हुए कि मेरा दोस्त मेरा बिगाड़ कैसे कर सकता है, यानी कि मेरा दोस्त अलगू चौधरी तो मेरे ही पक्ष में ना निर्णय करेगा। इसलिए वो बहुत खुश हो गए, लेकिन जो भाव था उसे छिपा कर बोले कि मेरे लिए जैसे रामधन वैसे ही अलगू, यानी कि जिस प्रकार मेरे लिए रामधन निर्णय लेता, उसी प्रकार मेरे लिए अलगू भी निर्णय लेगा। मेरे लिए इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। अलगू चौधरी इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, यानी कि इस बात को काटने लगे, इस बात से हिचकिचाने लगे और यह बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है, यानी कि बहुत ही गहरी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। खाला ने अलगू चौधरी से यह कहा कि बेटा दोस्ती को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना ईमान, अपनी इज्जत नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है, यानी कि पंच के दिल में खुदा का वास होता है। यह पंक्ति भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में यह वैकल्पिक प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं कि किनके दिलों में खुदा बसता है, तो उत्तर यह होगा कि पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है, यानी कि पंच जो भी बात बोलते हैं वह खुदा का इशारा होता है और उनके ज़बान पर खुदा का वास होता है, और वो जो भी बोलते हैं वो ईश्वर की वाणी होती है। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की, और भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो,
तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। अलगू चौधरी यह कहते हैं जुम्मन शेख से कि हम तुम पुराने दोस्त हैं, दोस्ती रिश्तेदारी एक तरफ, लेकिन जहाँ यह फैसला होता है, जहाँ यह बात आती है पंचों की, वहाँ ना ही तो तुम मेरे दोस्त हो और ना ही तो तुम मेरे दुश्मन, और ना ही तो खाला मेरी अपनी है और ना ही तो वो मेरी पराई। इसलिए मैं वही निर्णय करूँगा जो सही हो, बिना किसी के पक्ष में आए, बिना किसी का पक्ष लिए, निष्पक्ष भाव से मैं दोनों को एक समान समझते हुए कोई भी निर्णय लूँगा। यह बात अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से कही। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। वो तो पहले ही इतना खुश था कि उसे यह लग रहा था कि अब तो जो भी हो बाजी मेरी मुट्ठी में है, कैसे भी हो जीत मेरी पक्की है, फैसला जो भी होगा वो मेरे ही पक्ष में होगा, क्योंकि अलगू चौधरी उसका पुराना दोस्त था। उसे यह यकीन था कि कभी भी अलगू चौधरी मेरे विरुद्ध में जाकर फैसला नहीं करेगा। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। उसे यह लगता था कि अलगू चौधरी जो भी बोल रहा है वह बस दिखावे के लिए है, लोगों को सुनाने के लिए है। यहाँ जितने भी पंच हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, उन सबों के लिए है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। जुम्मन शेख अंततः शांत चित्त होकर बोले, यानी कि वो शांत होकर गंभीर स्वर में यह बोले कि पंचों, यानी कि जो पंच हैं उनसे यह बोलते हैं कि 3 साल हो गए खाला जान ने अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति मेरे नाम हिब्बा कर दी है। हिब्बा का अर्थ होता है मेरे नाम लिख दी है, मेरे नाम दर्ज करवा दी है। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। यहाँ वह सरासर सफ़ेद झूठ बोल रहा था कि 3 साल हो गए और आज तक जो वादा मैंने किया था कि खाला जान को हतायत यानी समय समय पर कपड़ा और समय समय पर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करूँगा, वो वादा मैंने किया था। और खुदा गवाह है, ईश्वर जानता है कि मैंने अपना वादा सही तरीके से पूरा किया है और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी है। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, यानी कि मैं अपनी खाला जान को अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना, खिदमत का अर्थ होता है सेवा करना, मेरा फ़र्ज़ है। मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, यानी कि घर में जो घरेलू औरतें होती हैं, ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि 2 औरतें एक छत के नीचे बिना कोई झगड़ा किए अच्छे से रह सके। वो यही कहते हैं कि औरतों में तो हमेशा खटपट रहती है, अनबन बनी रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। माहवार यानी महीने भर का खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि मैं माहवार खर्च दे सकूं। जुम्मन शेख यह कहते हैं कि जायदाद जितनी भी है वह पंचों से छिपी नहीं है और उसमें इतना मुनाफा नहीं हो पाता कि मैं माहवार खर्च यानी महीने भर का खर्च खाला जान को अलग से दे सकूं। इसके अलावा हिब्बे नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा हिब्बा नामा यानी कि जो पेपर होते हैं रजिस्ट्री के, यानी कि जब लिखवाया जाता है तो उसमें एक कागज़ तैयार किया जाता है। उस कागज़ के अंदर बहुत सारे शर्त और नियम लागू किए होते हैं। वही यहाँ कहते हैं कि हिब्बा नामा यानी कि जो कागजात तैयार किए गए थे उसमें ऐसा कोई माहवार खर्च का जिक्र नहीं था, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता।
यानी कि मैं भूल कर भी उनकी ज़मीन को अपने नाम न लिखवाता या उन्हें अपने घर में न रखता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला करना चाहे वो करे। यानी कि इस पूरे परिच्छेद में जुम्मन शेख अपनी तरफ से पूरी यह सफाई देते हैं कि मैं बचा रहूं, और अपनी तरफ से यह दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं और मैंने अपने सारे वादों को पूरा किया, अपनी खाला जान को अपनी माँ के समान प्यार किया, अपनी माँ का दर्जा दिया, और उनके सारे जो भी ज़रूरत के सामान थे, उनकी जितनी भी ज़रूरत थी, उन सभी को मैंने समय समय पर पूरा किया। और फिर अंत में वह यह बोलते हैं, आगे पंचों की मर्ज़ी, पंच जो फैसला करे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। यानी कि जो अलगू चौधरी थे वो कचहरी आदमी थे, यानी कि बार बार उनका कचहरी में आना जाना था, इसलिए वह कानूनी आदमी थे। उन्हें कानून के बारे में अच्छी तरह समझ थी। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की, यानी कि वाद विवाद शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। यानी कि जब भी हम किसी के बारे में सही बात बोलते हैं और वैसी बात जो कि बिल्कुल उसके दिल पे जा लगे, बिल्कुल तीर की तरह निशाने पे जाए, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। जुम्मन शेख से अलगू चौधरी ने जितने भी प्रश्न पूछे वो सीधे उसके हृदय पर आ लगती थी, और ऐसा लगता था जैसे हथौड़े से उसके हृदय को कोई छेद कर रहा हो। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हो जाते थे। रामधन मिश्र भी जुम्मन शेख के दुश्मनों की गिनती में ही आते थे, और वो इन प्रश्नों को देखकर मन ही मन मुग्ध, यानी कि बहुत खुश हो जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अगर किसी पर हम विश्वास करते हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो कि हमारा बहुत ही नज़दीकी हो, लेकिन जब हमसे प्यार के बदले सही और कड़वी बातें करने लगे, तो हमें भी ऐसा लगता है कि वो हमारे पक्ष में क्यों नहीं है, और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसी प्रकार जब जुम्मन शेख ने ऐसे ऐसे प्रश्नों को सुना अलगू चौधरी के द्वारा, तो उनका मन बैठा जा रहा था और वो बिल्कुल ही चकित हो गए और अलगू चौधरी को देखने लगे और ये सोच रहे थे कि आखिर अलगू को हो क्या गया है कि वो ऐसे प्रश्न हमसे पूछ रहा है। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा है। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। काया पलट का अर्थ होता है, यानी कि काया का अर्थ होता है शरीर, और पलट यानी पलट, यानी कि कैसे वो अपनी काया पलट कर दिया, कैसे अपना दल बदल दिया, कैसे वो मेरे पक्ष से होकर किसी और पक्ष में चला गया। जुम्मन शेख इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर कैसे वो अपना दल बदल दिया। जो मेरे साथ था वो कैसे खाला जान के पक्ष में हो गया और मेरे विरुद्ध मुझसे ही प्रश्न पूछ रहा है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। जुम्मन शेख यह बोल रहे हैं कि पता नहीं यह कब की कसर मुझसे निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? यह पंक्ति भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि देखने में तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगती कि यह इस पाठ से संबंधित है, लेकिन यह भी अधिकांश बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? यानी कि जब कोई न्याय की कुर्सी पे बैठा हो और सही गलत का फैसला करने बैठा हो, उस वक्त आप उससे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं कीजिएगा कि वो आपकी पक्ष में फैसला करे, भले ही आप गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि वो तभी आपका पक्ष ले सकता है, तभी आपके बारे में सही बात बोल सकता है, तभी आपका साथ दे सकता है जब आप सही अर्थ में सही हो, वरना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि न्याय की कुर्सी पर उसी व्यक्ति को बैठाया जाता है जो सही गलत का फ़र्क जानता हो और बिना किसी के पक्ष में
बिना किसी का साथ दिए, बिना किसी निष्पक्ष भाव से सबका सही निर्णय ले सके। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख यही सोच विचार कर रहे थे और यही संकल्प विकल्प यानी कि इसी सोच में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। इस परिच्छेद में पंचों का फैसला दर्शाया गया है। यहाँ अलगू चौधरी यह कहते हैं कि पंच इस मामले पर विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय निकालते हैं कि जो भी हिब्बानामा है उसे रद्द समझा जाएगा अगर जुम्मन शेख माहवार खर्च देने के लिए तैयार ना हो और जो भी जायदाद है खाला जान के नाम, उससे इतना तो अवश्य मुनाफा होता होगा कि एक बूढ़ी औरत यानी कि खाला जान का पेट भर सके और उसके महीने भर का खर्च आराम से निकल सके। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए, यानी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो अपना मित्र हो वह शत्रु व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहे। यानी कि जैसे ही यह फैसला पंचों के निर्णय को जुम्मन शेख ने सुना, उसके बाद वह सन्नाटे में पड़ गए, बिल्कुल ही शांत हो गए। जो अपना मित्र हो वह दुश्मन का व्यवहार करे, यानी कि उन्हें तो ऐसा लगता था कि अलगू चौधरी उनका मित्र है तो उनके ही पक्ष में फैसला सुनाएगा, पर नहीं। जब कोई व्यक्ति न्याय की कुर्सी पे बैठता है तो वो किसी का दोस्त, किसी का रिश्तेदार, किसी का दुश्मन, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा कुछ नहीं होता। वह बस एक न्याय करने वाला देवता होता है, एक पंच होता है जिसे बिना किसी के पक्ष में बोले, बिना किसी का साथ दिए सही और न्याय करना है। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ जुम्मन शेख यह सोचते हैं कि ऐसे ही समय पे सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान की जाती है। अब इसमें अलगू चौधरी का क्या दोष, वो तो सही निर्णय ही किए ना। फिर जुम्मन शेख को ऐसा लगता है कि वह झूठा मित्र है, सच्चा मित्र नहीं है। अगर वो उसके पक्ष में फैसला सुनाता, उसके पक्ष में बोलता, तो वह सच्चा मित्र होता, यही ना। तो फिर हम बार बार ये बात भूल जाते हैं कि हम सही हैं या हम गलत हैं। हम दूसरों पर टिप्पणियाँ करते रहते हैं कि वो गलत है, उसका ऐसा चाल है, ऐसा रहन है, ऐसा बात है, ऐसा व्यवहार है। पर क्यों, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हम कहाँ गलत हैं। जुम्मन को ये बात भली भांति पता थी कि जुम्मन ही गलत है, वो माहवार खर्च नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वह यह चाहता था कि अलगू चौधरी उसके पक्ष में फैसला ले और उसी का साथ दे। और जब यह नहीं हुआ तो वो उसका सही दोस्त नहीं है, झूठा दोस्त है, कपटी मित्र है और समय पे साथ नहीं दे रहा है। सही कलयुग की दोस्ती है, यही कलयुग की दोस्ती है। जुम्मन सोचते हैं यही कलयुग की दोस्ती है, यानी पहले की दोस्ती जो थी वह टिकाऊ होती थी और अब की दोस्ती समय समय पर बदल जाती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यहाँ जुम्मन को ऐसा लगता है कि अलगू चौधरी कपटी है, धोखेबाज है, जो उसको धोखा दे दिया है। और वो यह भी सोच रहा है कि देश में अगर ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते, अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यानी जितने भी आपत्ति हैं, जितने भी आपत्तियों का प्रकोप छाया हुआ है, वह सब ऐसे ही कपटी
और धोखेबाज लोगों के ही कारण है। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियाँ दुष्कर्मों के ही दंड हैं। यानी कि जितने भी हैजा और प्लेग रोग हैं, ये सब ऐसे ही दुष्कर्मों के दंड हैं। इस परिच्छेद में यह बताया गया है कि जुम्मन शेख अपने मन से जी भर की गालियाँ, जी भर की बद्दुआ, जी भर की कपटी बातें अलगू चौधरी को दे रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके पक्ष में न्याय नहीं किया, जबकि ये सबको पता था कि न्याय सही हुआ है। अलगू चौधरी बिल्कुल सही न्याय किए, खाला जान को उनका माहवार खर्च मिलना ही चाहिए था। फिर भी जुम्मन शेख को यह लग रहा था कि अलगू चौधरी उनके साथ धोखेबाजी वाला काम किए हैं और वो एक कपटी मित्र हैं जो समय पर उनका साथ नहीं दिए। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल खोल कर रहे थे। यानी कि रामधन मिश्र जो कि एक पंच थे और बाकी जो अन्य पंच थे, वो अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसी का नाम पंचायत है, यही पंच है जहां आकर सबको न्याय मिलता है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी कि सब कुछ साफ हो गया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। यानी कि दोस्ती भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बात है कि हम अपने धर्म, अपने ईमान और अपने ईमानदारी को कभी ना खोएं, अपनी मानवता को अपने अंदर ज़िंदा रखें और वही निर्णय लें जो कि सही और ज़रूरी है। ऐसी ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। यह पंक्ति भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इस पाठ से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और अधिकतर ऐसी ही पंक्तियाँ हमारे प्रश्न में पूछे जाते हैं, हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ऐसी ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इसका अर्थ है, ऐसे ही सत्यवादियों के बल, यानी कि सत्य बोलने वालों के बल पे, ऐसे ही सत्य बोलने वालों के कारण यह पृथ्वी अभी तक ठहरी है, वरना कब की यह रसातल यानी कि नर्क को चली गई होती, कब की यह मिट्टी के ढेर में बदल गई होती, कब की यह खत्म हो गई रहती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जब कोई आपके मन के मुताबिक ना चले, जब कोई आपके मन की बात को पूरा ना कर पाए, तो अधिकांश बार रिश्तों में दरार पड़ जाती है, जो यहाँ सही रूप से देखने को मिलती है। अलगू चौधरी और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिल गई और उन दोनों के दोस्ती के बीच में दरार पड़ गई। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते, अब वो कभी एक साथ नहीं दिखाई देते, कभी एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए साथ नहीं आते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सत्य होता ही इतना कड़वा है कि अधिकांश लोगों की जड़ हिला दे, पैरों चले तरे जमीन खिसक जाए। एक ऐसा वृक्ष जो बचपन से पलता हुआ आ रहा था और इतना मजबूत हो गया था कि एक दूसरे की हमेशा सहायता करना दोस्ती के बीच में कायम था, और एक सत्य का झोंका भी यह वृक्ष यानी कि यह दोस्ती संभाल नहीं सका और वह बिल्कुल ही तितिर बितिर हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। यह पंक्ति भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अपनी पुस्तक में इसे भी रेखांकित कर लीजिएगा। सचमुच वह बालू की ही ज़मीन पर खड़ा था, यानी कि वह दोस्ती बालू की ज़मीन पर टिकी हुई थी, जो झोंका आते ही एक हवा के झोंके से उड़ गई और तितिर बितिर हो गई, जिसका अस्तित्व ही मिट गया। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। शिष्ट जोर आचार यानी कि शिष्ट आचार, सही आचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह
जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। जुम्मन के चित्त में यानी मन में मित्र की कुटिलता यानी जो उसके मतलब भाव से, उसके मन से, जुम्मन के अगर पक्ष से देखा जाए तो उसे तो ऐसा ही लगता था कि उसका मित्र उसके साथ कुटिलता का व्यवहार किया है, यानी कपटी का व्यवहार किया है। जो आठों पहर यानी कि एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 8 पहर यानी कि 2400 घंटे उसके मन में यह बात खटका करता था कि अलगू चौधरी ने उसके साथ कपटी का व्यवहार किया है और उसके पक्ष में न्याय नहीं किया है। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले और हम अपने दोस्त से बदला ले सकें। वह यह नहीं सोचता था कि हम कहाँ गलत हैं और हम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना चाहते हैं। बस वह बदला लेने के पक्ष में था। और अधिकांश बार ऐसा होता है कि क्रोध बुद्धि को खा जाता है और उसका क्रोध उसके सर में इतना अधिक प्रभावशाली हो गया था, इतना अधिक अपना अधिकार जमा कर बैठा हुआ था कि उसे खुद ही नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है और वह बदले की भावना अपने अंदर प्रबल कर चुका था। इस प्रकार हमारा यह चौथा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।